बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मंडे को नई एनर्जी के साथ आप आगाज़ करने के लिए वीक का तैयार होंगे। मेरा पूरा एनर्जी वाला वो भी नहीं निकल रहा क्योंकि मंडे इज़ अ वेरी स्लो डे। आई डोंट नो वाई। या तो ये कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि जी मंडे वाले दिन ना आपको वैसी बड़ी सुस्ती सी फील हो रही होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बैक टू नॉर्मल हो जाऊंगी और आपको भी हम मज़ीद जो कह लें। अच्छा, वैसे अगर आप लोग रात को देखते रहे हैं मुल्क में जो सूरत हाल बनी है आइनी तरमीम, जिसके हवाले से हम पिछले कई अरसे से बात कर रहे हैं, बिल आखिर वो आइनी तरमीम मंजूर हो गई। सुबह 5 बजे तक इजलास चला है जी। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है आइनी तरमीम के हवाले से हम बात कर रहे थे। हुकूमती इत्तेहाद सर तोड़ कोशिशें कर रहा था, जिसको बिल आखिर मंजूर करवा लिया गया। गुज़िश्ता रात 5 बजे तक जारी होने वाला जो इजलास है, उसमें हुकूमत सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई और आइनी तरमीमी बिल के हक़ में 225 वोट डले, जबकि 12 अरकान ने बिल पेश करने की मुखालफत की। इसके अलावा जी ये जो आइनी तरमीम का मामला है, इस पर हुकूमत इत्तेहादी कामयाब तो हुए हैं, मुबारकबादें भी हो रही हैं। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि जी संगे मील अबूर हुआ है, कौम को मुबारकबाद हो, जिस पर शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो साहब हों, और दूसरी जानिब अपोजिशन जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब की भी कल हमने स्पीच देखी। उन्होंने कहा जी अदलिया के लिए एक बड़ा सियाद दिन है। इन आइनी तरमीम के हवाले से चंद चीदा नकात हैं जिस पर आइनी जो कह लें जिस पे एतराज़ कर रही थी अपोजिशन, और बाद में कल जब मौलाना फजल रहमान और बैरिस्टर गौहर साहब ने मुश्तरका प्रेस टॉक भी की, तो उस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि वो इसके हक़ में वोट नहीं देंगे। लेकिन उससे पहले मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी हों या मुस्लिम लीग नून हो, सब इस बात पे बार बार कह रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ को एतमाद में लिया जा रहा है। इस हवाले से बात भी हो रही है। जो आइनी तरमीम का मामला है, ये सबसे पहले तो इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पीजे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मंडे बड़ा स्लो, वो एक गाना भी है, आई डोंट लाइक मंडेज। मैं एग्जैक्टली ये वाला गाना कोट नहीं करती मीर साहब, ऐसे ही ना हो ना कि कहे कि अच्छा आप मंडे को काम चोरी करने की कोशिश करती हैं, तो वो मैं इस सेंस में ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ कि मुझे मंडे थोड़ा स्लो लगता है। अच्छा मीर साहब, कल जो ये आइनी तरमीम का मामला है, सुबह 5 बजे तक, दो कि कल छुट्टी का दिन था, इतवार का दिन था, लेकिन ये मामला बिल आखिर मंजूर हो गया। सबसे पहले तो मैं इस आइनी तरमीमी बिल के हवाले से बात करना चाहूँगी, आपका ओपिनियन लेना चाहूँगी। आप इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं? देखिए जी, लार्जर पर्सपेक्टिव में जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि रात को भी कोर्ट्स खुल जाते हैं 12 बजे तक और ये वो, तो पार्लियामेंट भी आपकी खुल गई है 5 बजे तक। सो यू नो, टिट फॉर टैट। एट द एंड ऑफ द डे आपको जल्दी कितनी थी, आपको क्यों जल्दी थी, वजह क्या है, मैं आज आप इस क्लिप को रिकॉर्ड पे डाल दें, आगे आपके पास बड़े क्राइसिस आएंगे बिकॉज ऑफ दिस। हम किसके फॉलोअर्स हैं, मुझे बताएं आप मैं उर्मिला आपसे सवाल करता हूं, हम किसके फॉलोअर्स हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, डेफिनेटली। ठीक है जी, देयर इज नो अदर क्वेश्चन। एब्सोल्युटली। वो अकेले खड़े रहे, हजारों लाखों लोग कहते थे नहीं जी ये करो वो करो, वो अकेले खड़े रहे थे। आज हमें उनकी मिसाल लेके चलनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी, ठीक है आज की डेमोक्रेसीज में, ये 17th सेंचुरी की रिपब्लिक्स के अंदर डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट, डेमोक्रेसी की बात नहीं है, मेजॉरिटी इज नॉट अथॉरिटी। याद रखें, ये तो सारे, मैं आप इसकी बात नहीं कर रहा, जनरली आप देख रहे हैं सारे क्लोन्ड अप होके वो पाइट पाइपर की तरह इस तरह चलते हैं और कहते हैं हाँ जी ये कर लो। द क्वेश्चन इज, आपने इसको सैनिटी के साथ बड़ा डीप इन डेप्थ इसकी आपने डिस्कशन रखनी थी। आपने लॉयर्स को साथ रखना था, आपने अपने जुडिशियल सिस्टम को साथ रखना था, फिर आपने करने। हम सब पाकिस्तान में कहते रहे, कितने साल से कह रहे हैं नहीं जी हर इदारे को तो अपने उस डोमेन में काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आज आप तो एक दूसरे के डोमेन के अंदर छलांगे लगा रहे हो। मुझे बता दो, एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? आपने छलांग लगाई है कि नहीं? आप अपॉइंट करेंगे, एक पॉलिटिको अपॉइंट करेंगे आपके जजेस एंड सो ऑन फोर्थ। तो मुझे बताएं कि जो अपॉइंट करेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं, अल्लाह करे ये सही हो, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो नियतें हैं वो अपने
लिए बेहतर होती हैं, वो दूसरों के लिए नहीं होती हैं। तो ओवरऑल अगर आप इसको समराइज कर दें 26 अमेंडमेंट को, मैंने हमेशा कहा है ये अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की एक पॉलिटिकल सर्वाइवल की जंग है। दैट्स इट। 70 साल के बाद आपको ये जरूरत पड़ गई भाई कि एक प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, ठीक है, मैं इस प्राइम मिनिस्टर की नहीं, अगले प्राइम मिनिस्टर, उससे अगले। क्या ये वजीर आजम जो हैं ये ACRs जानते हैं जजेस को? Do they know the quality and the ability of the judges? No. चीफ जस्टिस जानते हैं या उनकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, आप उनको कहें जिसको मर्जी वो बनाए हो। एक आर्मी चीफ का भी मैंने यही कहा है, जो इनकम्बेंट आर्मी चीफ होते हैं वो अपने जनरल्स को जानते हैं, और इसलिए जब वो जानते हैं, वो 3-4 नाम अगर देते हैं पॉलिटिकल सर्कल्स में, उनको नहीं देने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं, आपको पता है सबसे लायक जनरल आपका कौन है, आपको पता है उनकी ACR क्या है, उनकी एबिलिटी एंड ऑफ कोर्स कमांड स्ट्रक्चर सब आपको पता है। प्राइम मिनिस्टर को क्या पता है? वो यही कहते हैं। मैंने तो नवाज शरीफ से एक सवाल किया था, ये मैंने कहा था जी आप क्यों उस तरह के ये पंगे लेते हैं कि आप उसको अपॉइंट कर देते हैं, सीनियर्स को नहीं करते। तो मैंने मिसाल दिया था जनरल अली कुली खान की। मैंने कहा जी आपने तो जनरल मुशर्रफ को फिर कर दिया था। तो मैंने फिर वो कहते हैं जी मुझे तो नहीं पता था वो ये करेगा, फलाना करेगा। द क्वेश्चन इज सीनियर मोस्ट पर्सन जहां भी हो उसको आपने प्रेफरेंस देनी है और उसको अपॉइंट करना है। जब आप एक जूनियर को लेके आते हो, हर डिपार्टमेंट्स में उसकी एक रिजेंटमेंट होती है। क्यों? क्योंकि हर आदमी कहता है कि आई नीड टू गो टू द अप टॉप। ये आपके गोल्स होते हैं, एम्बिशंस होती हैं, हर वेदर इन अ बिजनेस सर्कल और इन अ गवर्नमेंटल सर्कल। तो अगर आप इसको हटा दो और अपनी चॉइस लगा, दैट डजंट वर्क, इट क्रिएट्स रिजेंटमेंट। और आप देखेंगे कि आगे इसके साथ यही होगा, याद रखना ये। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मीर साहब, आपने भी बात की है कि ये हुकूमतें अपने जो सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं और इस पे ये इकदाम जो किए जा रहे हैं, 26 जिस अमेंडमेंट को आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं। लेकिन मीर साहब, ये कोई अभी का वाक़या नहीं है कि ये अभी एक हुकूमत ने अपने सर्वाइवल के लिए इस तरह का कोई स्टेप लिया है। हमने माजी में भी देखा है कि जब भी कोई हुकूमत, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी अमेंडमेंट लेकर आए, मैं किसी अदलिया के निज़ाम की बात नहीं करी, कोई भी सेक्टर में हम अमेंडमेंट की बात करें, चाहे वो नैब के हवाले से है, दीगर चीज़ों के हवाले से, वो बाउंस बैक करता है उस हुकूमत को कहीं ना कहीं, और हमने ये एग्जाम्पल होती हुई देखी है। डू यू थिंक कि ये अभी की जो चीज़ें हैं, अगर ये अपने सर्वाइवल के लिए कर भी रहे हैं हुकूमती इत्तेहाद, तो खुदा ना खास्ता कल को इनके खिलाफ भी ये चीज़ हो सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। और इत्तेहाद क्या है? ये तो एक टेम्पररी एक अलायंस होती है। अब आपने कजोल करके मौलाना साहब को भी लेके आगे, ये PTI ने भी यही किया हुआ है बाय द वे। एक अमेंडमेंट पास, दूसरे बिल पास किया, तीसरा किया, अपोजिशन को पूछा नहीं इन्होंने। आज वही हो रहा है, आज ये कर रहे हैं, इनको कोई नहीं पूछ रहा। सो द क्वेश्चन इज कि हम एक पॉलिटिकल डेडलॉक के अंदर हैं, और इस पॉलिटिकल डेडलॉक की वजह से हमें नुकसान ओवरऑल एज अ कंट्री हो रहा है। वी नीड टू बी यूनाइटेड, वी आर नॉट यूनाइटेड। और मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि हमारे जो फाउंडर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यार उन्होंने 1947 में क्या 3 लफ्ज कह दिए थे आपको, और वो गोल्डन वर्ड्स हैं आज भी, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। कहीं भी आपकी ये तीनों चीजें नहीं है। हर चीज पे आप लड़ रहे हो, हर चीज के अंदर यू डिसएग्री विद एवरीबॉडी एल्स। और यही वजह है हम आगे तरक्की क्यों नहीं करते हैं। मुझे बता दें क्यों नहीं कर रहे। हमारे पास हर चीज है, हमारे पास आप कह लो कि ये वेदर टेरेन है, यू गॉट एवरीथिंग, एंड येट लुक एट अस वेयर वी आर। लुक एट चाइना, हमारे कहाँ का उसी वक्त ही इंडिपेंडेंस पे आया। आप देख लो UAE को, देख लो आप कहाँ से आया। 74 के बाद ये क्या हो गया? ये कहते हैं पैसे की बात नहीं है, आपने तो पैसा मिसअप्रोप्रिएट किया, हर एक ने किया, एंड दैट इज द रीजन आपके जो कॉफर्स हैं, आपके जो एक्सचेकर है, उसके बाद पैसे कोई नहीं। हम अवाम की बात करते हैं, अवाम टूटी फूटी रोडों पे चल रहे हैं। अवाम की बात करते हैं, आज आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि PIA के मुतालिक ये PTI के मिनिस्टर ने जो गलत एक वो दे दी थी एक स्टेटमेंट कि जी फॉल्स पायलट्स एंड ऑल दैट, आपकी एयरलाइन बंद होगी। अंदाजा लगाओ इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां एक्शन लो कि जो लोग आपके गलत काम करते हैं उनको पकड़ो। तुम किस बेसिस पे आपने पार्लियामेंट पे ये कर दिया, और हमारा नेशनल एयरलाइन जो है उसको ऐसा कर दिया कि उसको जी बेच दो।
भाई पहले भी तो चल रही थी। द क्वेश्चन इज मैनेजमेंट को आपको रिफाइन करना। हमारा इस पाकिस्तान में बेसिकली एक प्रॉब्लम है उर्मिला, वो है मैनेजमेंट प्रॉब्लम। वी हैव अ मैनेजमेंट क्राइसिस इन दिस कंट्री। आप यहाँ लोग काम नहीं करते हैं। एक तो लोगों को आपने छुट्टी देने की शुक्र वो कर दिया है, गोली दे दी है, वो छुट्टी छुट्टी छुट्टी, और भाई मुल्क के लिए काम करो, काम भी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, लेकिन हमने वो स्पिरिट नहीं है ना, वो स्पिरिट ही नहीं रही है। आपने सोशल फैब्रिक को तोड़ दिया है, आपने हर जगह बड़े की इज्जत कर। आई एम सो सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट भी कर रही हूँ। स्पिरिट कैसे आएगा एक कौम के अंदर जो अपने बेसिक चीज़ों में उलझ के रह गई है? मीर साहब, काम करना है, काम के बदले उजरत नहीं है, उजरत है तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आपका बच्चा यूनिवर्सिटी से निकलता है, उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, वो बाहर के लिए ट्राई करता है, उसको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती क्योंकि आपके एजुकेशन सिस्टम में इतने फ्लॉज हैं। आप जो पढ़ के जाते हैं वहाँ पर आपको नौकरियाँ देने के लिए तैयार नहीं है, आपको 3-3 साल के मजीद कोर्सेज करने हैं, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं। तो वो स्पिरिट आएगा कहाँ से? वो जो रहा सा स्पिरिट है वो भी तो कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है इन लोगों ने, हमें इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है। स्पिरिट आएगी, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपके टीचर्स हैं ना, मदरसा से लेके ऊपर तक, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ। ये जो ओनर्स हैं कितना कमाते हैं यार, 40-40, 50-50 हजार रुपया आप दे के, यू रियली थिंक कि एक आम आदमी ये बेचारा इतने देगा जिसके 3 बच्चे हैं, 75,000 वहां चला गया, उसकी तो तनख्वाह इतनी नहीं है, तो वो करप्शन नहीं करेगा? तो बेसिकली आप एजुकेशन सिस्टम को, जिस तरह आपने कहा, मैं तो फ्री कर दूं यार। इराक 0% पे जा रहा था इलेक्ट्रिसिटी रेट पे, अमेरिका ने कहा ये तो बहुत अकलमंद हो जाएंगे, पढ़े लिखे बन जाएंगे, उन्होंने वहां ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का शोर कर दिया, उसको बेचारे को उनको उड़ा के रख दिया। द क्वेश्चन इज, जब आपके इदारे और आप खुद ईमानदारी से काम करेंगे, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। मैं कई वजीर आजम के साथ बाहर गया हूँ, प्रेसिडेंट्स के साथ गया हूँ, और जो साइड ट्रैक पे जो रिमार्क्स होते हैं, आई कैन नॉट इवन टेल यू ऑन द टेलीफोन, ऑन द टेलीविजन। क्यों? बिकॉज दे नॉट गुड एट ऑल। और द क्वेश्चन इज, हम जाके जो भी होता है, जर्नलिस्ट वो डिफेंड ही करता है पाकिस्तान को, वो उसके खिलाफ बात नहीं करता। बट जब इतनी ब्लेटेंट आपका मिसमैनेजमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन एंड करप्शन आपकी आएगी and nobody does anything, तो मुझे बताओ क्या होगा? ये बता दो। ये chaos ही होगा। हम भागते हैं, रियलिटी से भागते हैं। फेस करो रियलिटी। अगर आपको तनकीद आती है, खड़े रहो। तनकीद से कोई वो गिर नहीं जाता, ना कोई नुकसान होता है। तनकीद बल्कि अच्छी होती है, वो आपको सिखाती है। अगर आप में सीखने का एक मादा है तो आप सीखेंगे उससे, आप उससे लड़ेंगे नहीं, आप उसको तकलीफ नहीं देंगे। इसका नाम है डेमोक्रेसी। और उर्मिला, डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। हमारे मुल्क में फॉर द पीपल, ये कसूरी साहब का है, अहमद रजा, फॉर द FAR द पीपल, ऑफ OFF द पीपल, एंड नॉट बाय द पीपल, BU बाय द पीपल। आज बाय द पीपल ही। और दैट्स वेरी सैड मीर साहब। अच्छा मीर साहब, अब ये जो आपने बात की कि एक सिस्टम है, और इस डेमोक्रेसी का एक सिस्टम ये है कि इसके सतून है, हमें पता है, जिसमें से अदलिया है। और अदलिया के हवाले से हमने ये देखा है कि पहले हमने ये जब तरमीम का मामला आ रहा था तो इसको जोड़ा जा रहा था जी चीफ जस्टिस साहब की जो मुलाजमत है उसमें तौसीक़ के हवाले से, लेकिन कल कहा गया, आज़म नज़ीर तार साहब ने कहा कि जी वो अपने टाइम पर रिटायर हो जाएंगे और फिर जस्टिस मंसूर मेरिट पर चीफ जस्टिस बन जाएंगे, ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कहा। अब ये जो अदलिया के अंदर जो तहरीक इंसाफ भी एतराज़ उठा रही है, उन्होंने कहा कि ये अदलिया, आज़ाद अदलिया का गला घोंटने की कोशिश की है, जिस पे मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि सारी तरमीम के अंदर हमने जो काले सांप है उसके दांत तोड़कर निकाल दिए हैं, और ये इतना जो कह ले जहरीला, जो हम एक चीज़ समझ रहे थे, ये इतनी जहरीली नहीं है। आप मौलाना साहब की इस बात से एग्री करते हैं कि वाकई इन्होंने अमेंडमेंट्स पे वाकई काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं? देखिए, ये अगर कहीं भी आप क्रिटिसिज्म ले जाएं एकेडमिकली, तो ये तो हरफ है या नुक्ता है या पेंट और पेंट है, ये किस पे है? रॉन्ग और राइट इज अनदर थिंग। किस पे है? पॉलिटिकल्स पे है ना। मुझे बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप कि आर्मी की तरफ भी आप चले जाएं, आपने कोशिश की जजेस की तरफ हम चले जाएं, हम तो किसी घोड़े पे, वो कहते हैं ना, ऊंट तो बैठता ही नहीं है कहीं भी। सो द क्वेश्चन इज, हम अपने आप को ठीक कर लें, हमारे सब इदारे ठीक हैं। आफ्टर ऑल पाकिस्तान चल रहा है ना, को बंद तो नहीं हो गया। ठीक है, हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, बट आप इसको निगेट करते हो, आप इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। हम कन्फ्रंटेशंस पे आ जाते हैं।
ये जो कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड है ये किसी मुल्क में नहीं चलता। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 6 साल ये चलेगा, eventually it crashes out. And then what is your, how will I remember everybody जो भी गए बाद में, हम किस तरह याद करते हैं? हमारी तो हिस्ट्री इस तरह है कि हम वजीर आजम के साथ क्या करते हैं, जो भी वजीर आजम आया है, ये नवाज शरीफ के साथ क्या किया आपने, ये जरदारी के साथ क्या किया, बेनजीर के साथ क्या किया, आज आप इमरान के साथ देख लो क्या हो रहा है। सो द क्वेश्चन इज, हमने तो किसी को छोड़ा नहीं। आप 50s में चले जाओ, सिकंदर मिर्जा के साथ आपने क्या कर दिया, मुझे बता दो आप। सो द क्वेश्चन इज, हमने अपने इदारों को बढ़ने की कोशिश नहीं की, बिकॉज हमने एडहॉकिज्म पे इस मुल्क को रन किया है। एडहॉकिज्म पे हम एडहॉकिज्म पे इसको रन करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इसके साथ खेलते हैं एज ए फ्लेक्सी कॉन्स्टिट्यूशन। PCOs, SROs, इस पे हम अपना मुल्क चला देते हैं where it suits us. That thing has to stop. We have to go by the law. The law is supreme. अगर लॉ के अंदर अगर आप इंटरवेंशन करोगे थ्रू पार्लियामेंट और थ्रू एनीवेयर एल्स, मैंने कई पार्लियामेंटेरियंस को देखा, नहीं जी हम सुप्रीम है। You are the lawmakers. There is no question about Absolutely. it. But let the people who execute the law, let them get on do with it. आप देते हो, हर पार्टी ने कोर्ट्स में क्या किया, चैलेंज कर दिया ना इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? Because they themselves are not satisfied, because it is not going in their own favor. याद रखना, what goes around comes around. ये law of nature. This is the crux of the story. What goes around comes around. मीर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ाकार PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। 26th अमेंडमेंट के हवाले से अपना कमेंट दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। पाकिस्तान के लिए जब भी कोई एजाज़ लेकर आता है, हम कोशिश करते हैं कि उससे आपकी मुलाकात करवाएं। आज हमारे साथ जी मौजूद हैं अतर जाहिद साहब, जिन्होंने रवा माह नेपाल के शहर खटमंडू के अंदर मुनक्किद होने वाली जो शानदार रेसलिंग है मेगा इवेंट में पाकिस्तानी प्रोफेशनल अतर जाहिद जिनकी मैं बात करी, उन्होंने भारतीय रेसलर संगम दुबे को शिकस्त देकर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। और उनका जो ये सफ़र है इस साल के आगाज़ में शुरू हुआ जब उन्होंने फाइट या डाई चैम्पियनशिप जीत कर इस टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई थी। उनकी ट्रेनिंग का आगाज़ ये सऊदी अरब से हुआ, जहां पर वो पहले सऊदी निज़ाद पाकिस्तानी पेशावर रेसलर भी रह चुके हैं। साथ साथ जी इन्होंने किससे ट्रेनिंग ली, इनका जो सफ़र है अब तक कैसा जारी है, इस चैम्पियनशिप के हवाले से बात करेंगे जो खटमंडू के अंदर हुई। हमारे साथ अतर जाहिद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप अतर साहब? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो हमारी तरफ से भी और पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से भी कि आपने इतनी ज़बरदस्त कामयाबी समेटी है। हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं इस चैम्पियनशिप का, ये कब होती है और जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कैटेगरी एंड ऑल दैट, इसकी थोड़ी डिटेल हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। जी ज़रूर। बेसिकली ये जो हमारा इवेंट था ये नेपाल में हुआ था, तो जिसमें 16 डिफरेंट कंट्रीज़ के रेसलर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो मेरा जो मैच था वो इंडियन रेसलर से था, सिंगम दुबे। तो ये इंटरनेशनल हैवीवेट टाइटल का मैच था जिसको मैंने डिफीट करके टाइटल विन किया और पाकिस्तान को प्राउड किया है। डेफिनेटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप चूँकि इससे पहले सऊदी अरब के अंदर भी पेशावर जो प्रोफेशनली आप रेसलिंग कर रहे थे, ये जो आपका जर्नी है ये कितने साल पहले स्टार्ट हुआ और अब आप इसको चूँकि पाकिस्तान के अंदर भी आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या आपके आगे प्लान्स हैं और किस तरह से लेके चल रहे हैं? जी, ट्रेनिंग तो मैंने बहुत कम उम्र से स्टार्ट कर दी थी, बचपन से ही। और प्रोफेशनली मैं 6 साल पहले मेरा डेब्यू हुआ था 2018 में। और मेरा अभी यही है फ्यूचर प्लान्स। अभी मेरा भी वर्ल्ड टूर आने वाला है इंटरनेशनल, जिसमें चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ हैं। तो इंशाल्लाह हर जगह पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पाकिस्तान का फ्लैग रेस करूँगा और इंशाल्लाह आप सबको और प्राउड करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग हमने मेरे पास जो अभी डिटेल्स हैं थोड़ी बहुत, आपने ट्रेनिंग किससे ली जी? आपके जो उस्ताद हैं वो कौन है, कोच कौन है? जी, मेरे कोच अमेरिकन WWE के रेसलर हैं, कलिस्टो। तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया है। तो वो खुद 2 टाइम्स यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन रह चुके हैं
और हाई फ्लायर हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर हैं। तो वो उन्होंने सारा मुझे WWE की नॉलेज और सारा कुछ यानी बताया कि अब तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, इस पे काम करना है। तो इसका क्रेडिट उनको बहुत जाता है जो आज मैं इंटरनेशनल चैम्पियन हूँ। तो ये सारा उन्हीं का ही यानी मैं सिखाया हुआ हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे तो हम किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें, जब हम इंडिया को हराते हैं ना तो हमारी बड़ी खुशी डबल हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई, ये जो हमारी स्पोर्ट्स के अंदर राइवलरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी सरप्राइजिंग भी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन आपने जब इंडियन रेसलर को हराया, इससे पहले वो इंडियन रेसलर जो है एक अमेरिकन रेसलर को डिफीट कर चुका था, और आपने क्या उसके अगेंस्ट ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ की, क्या ऐसी टेक्निक थी, क्या ऐसा प्लस पॉइंट था जिसने आपको जो कह ले बढ़तरी दी सारे मैच के अंदर? जी, मैंने स्ट्रैटेजीज तो काफ़ी बनाई थी, लेकिन जब मैं रिंग में गया तो आगे से उसकी अपनी भी स्ट्रैटेजीज थी। तो मुझे काफ़ी ये यानी ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करना पड़ा और काफ़ी रिंग में जाके चेंजेस करने पड़े कि ये इस तरह कर रहा है, ये टेक्निक यूज़ कर रहा है, तो अब मुझे इसको यानी इस तरह हराना है, लेके चलना है रिंग में। तो मैंने फिर ये हुआ, वो अपना फिनिशर मारने आ रहा था तो मैंने उसका मिस कर दिया, मैं वहाँ से हट गया। तो वहीं से मैंने अपना फिनिशर डेजर्ट स्लैम पकड़ लिया उसको और हिट कर दिया। तो वहीं से मुझे लगा कि बस अब मैं मैच जीत गया हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी तो मेरी थी, लेकिन वहाँ पे वो रिंग में यूज़ नहीं हुई, वो मुझे ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ा और काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ा रिंग में। अच्छा, अतः मुझे ये भी बताइएगा, जैसे अभी आपने खुद भी बात की कि एट द स्पॉट भी आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन आप हमेशा से सऊदी अरब के अंदर रहे हैं, आपने वहाँ पर खेला भी है एज अ प्रोफेशनल रेसलर, तो क्या अब आपकी क्या ऐसी रीज़न हुई कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया? जी, बेसिकली मेरा ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज रिफ्लेक्ट करूं। तो आपको पता है पाकिस्तान का इमेज ऐसे शो किया जाता है इंटरनेशनली जो यानी हकीकत में नहीं है उसका। तो मेरा यही था कि पाकिस्तान को पॉजिटिव इमेज और ज़्यादा से ज़्यादा यानी जो हम यानी पीसफुल लोग हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ये शो किया जाए कि हमारा कंट्री ओपन है। और यही था हमारा अपना, यानी मेरे पेरेंट्स यहाँ पैदा हुए और यानी मैं दिल में तो पाकिस्तान ही था, दिल से पाकिस्तान के लिए मैं सारा कुछ यानी अभी आगे भी बहुत कुछ करूँगा। और जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से ही कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। और यानी ऐसा नहीं है कि कोई स्पॉन्सर हो मेरे पास या कुछ, सब कुछ मैं अपने इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बस दिल में था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैंने ये काम करना है। तो इंशाल्लाह जिस पे अल्लाह ने मुझे कामयाबी दिया है और मैं आगे भी करता रहूँगा इंशाल्लाह वी रियली होपफुल है। अच्छी बात है कि अगर आपने सोचा कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, आगे आपके ज़ाहिर है बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे आपके जो आपको देख भी रहे होंगे, आपको फॉलो भी करते होंगे, उनको क्या मैसेज देंगे यूथ को कि अगर वो रेसलिंग जैसे स्पोर्ट को ऑप्ट करना चाहते हैं तो कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो अभी प्रोफेशनल रेसलिंग की ना कोई सर्टिफाइड एकेडमी है, ना कोई सर्टिफाइड ट्रेनर है। तो यहाँ पे तो इस तरह होना चाहिए, लेकिन अभी तक ना लोगों को अवेयरनेस है। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान में, जिसको पैशन है, वो आउट ऑफ कंट्री जाके सर्टिफाइड ट्रेनिंग ले सकता है सर्टिफाइड ट्रेनर से, तो वो फिर वापस आके पाकिस्तान आ सकता है सीख के। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं है। और यूथ का जो मैसेज आपने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको शौक है रेसलिंग का तो आप ज़रूर इसमें आए, बहुत अच्छा स्पोर्ट है। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, आप समझते हैं आप कर सकते हैं, फिर ही आएँ, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। और बहुत यानी जब आप रिंग में जाते हैं फिर आपको पता चलता है कि क्या है, जब मार पड़ रही होती है और यानी इस तरह देखने वाले को तो लग रहा होता है बहुत ईजी है ये वो, लेकिन हकीकत में जब ऑन द यानी आप ग्राउंड में होते हैं फिर आपको ये पता चलता है क्या है। और मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि यूथ को कि अपनी हेल्थ पे फोकस करें। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ है। आगे जाके अभी जिस तरह ऑल अराउंड द वर्ल्ड अभी लोगों को डिजीज़ हो रही हैं और ये चीज़ें अभी स्टेटस सिंबल बनने वाली है। अगर आपके सर पे पूरे बाल हैं, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो ये चीज़ें भी स्टेटस सिंबल बन जाएंगी। तो अपनी हेल्थ पे फोकस करें। आपके आसपास जितने लोग हैं उनको फिटनेस की तरफ लाएँ, हेल्दी एक्टिविटीज़ में लाएँ, स्पोर्ट्स में लाएँ और यानी हेल्दी लाइफस्टाइल जिएँ और ड्रग्स से दूर रहें। और यही कहना चाहता हूँ कि यानी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें, पॉजिटिव इमेज रिफ्लेक्ट करें कंट्री का हर जगह। आपने कहा हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो अच्छा मुझे बताएं आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? आपकी रूटीन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? जी, मेरी रूटीन में तो रेसलिंग ट्रेनिंग है, जिम है, फिर उसके बाद हेल्दी डाइट है।
तो मैं जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाता, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन डाइट होती है मेरी। और यही है कि यानी मैं जिम में ज़्यादा यानी 2 आवर्स अ डे मेरे होते हैं जिम में। और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है, फिर उसके बाद हमें रिकवरी के लिए डाइट बहुत हैवी रखनी पड़ती है। तो मेरा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल होता है हर चीज़ में। फिर उसके बाद आपकी नींद बहुत ज़रूरी है, आपको 8 घंटे की नींद लाजमी चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन है हर चीज़ का, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रेस्ट। ये जो आपने कहा कि लाइफस्टाइल आपका हेल्दी है, लेकिन उसके साथ साथ एक फाइट के बाद रिकवर करने में, अगली फाइट के लिए तैयार होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है अतर? जी बेसिकली ये डिपेंड करता है कि मैच में क्या हुआ है। अगर कोई सीरियस इंजरी हुई है फिर तो ज़रा लॉन्ग ब्रेक लेना पड़ता है, और अगर कोई इस तरह माइनर इंजरीज नहीं है फिर तो 15 दिन में रिकवरी हो जाती है प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर डाइट के थ्रू। तो 15 डेज बहुत होते हैं, इनफ होते हैं एक सिंपल मैच के बाद रिकवरी के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच अतर साहब, बहुत शुक्रिया। अतर जाहिद रेसलर हमारे साथ मौजूद थे जी। इन्होंने पाकिस्तान के लिए चैंपियनशिप जीती है, भारतीय रेसलर को शिकस्त दी है और इंटरनेशनल चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। आपसे मुलाकात करवाई, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और ये प्रोग्राम का पता है दूसरा हिस्सा है। इसमें आज हमारे किचन में बहुत ही कलरफुल किस्म की टेबल लग रही है, क्योंकि आज खाना बन रहा है हमारे किचन में। और उसके लिए हमारे साथ जी शेफ़ मौजूद हैं, मोहम्मद उस्मान अली साहब, जो कि 2006 से इस पेशे से मुंसलिक हैं। नई रेसिपीज़ हों, कुकिंग टेक्निक्स हों, इसके माहिर हैं। इसके साथ साथ इन्होंने आलमी सतह पे भी बड़ी ज़बरदस्त काम किए हैं। इसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट इनकी अचीवमेंट है वो कतर में होने वाला जो जी फीफा वर्ल्ड कप है, उसमें टीम्स की क़यादत से लेकर 6 रेस्टोरेंट्स के जो ऑपरेशंस हैं उनको सुपरवाइज़ किया है इन्होंने। और ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है इनकी। आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अली, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लाए। आपके साथ नफीस yes. अहमद साहब भी मौजूद हैं, ये भी आज हमें किचन में हेल्प करें। तो आप दोनों को हवाले से मुझे ये बताएं कि आज क्या बना रहे हैं, क्योंकि आपको मैं साथ साथ ये मेंशन करती चलूँ कि ये पीसी के अंदर प्रोफेशनल शेफ़ के तौर पर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो अब हम ज़रा इनसे पूछते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बना रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग फ्रॉम द पल कॉन्टिनेंटल। ओके, आज हम मेडिटेरियन फूड बना रहे हैं, ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंट न्यू हमने रेस्टोरेंट ओपन किया है, नोस्तीमो। उसमें से हम एक ग्रिल हलूमी है एज ए स्टार्टर, ठीक है, एंड आफ्टर दिस मोरक्कन स्टाइल लैम्ब शैंक। अच्छा, मोरक्कन स्टाइल लैम्ब शैंक, ये तो बड़ा मज़ेदार, मैंने एक बार ट्राई किया हुआ है। सो आई होप कि बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज़ तो जहाँ हम जानते भी हैं और पर कॉन्टिनेंटल के अंदर ये चूँकि एज ए शेफ़ काम भी कर रहे हैं। सो आप लोग अपनी चीज़ों को कंटिन्यू, थोड़ी सी हमें चीज़ें बता दी जो जो सी रिक्वायर्ड है, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर से। ये हमारे पास इम्पोर्टेड ग्रिल हलूमी है, इसको हम ग्रिल करेंगे। ओके, इसके साथ फिग है, इसको हम ग्रिल करेंगे। इसके साथ हम सर्व करेंगे पोमी मेलाइसिस, with the fig jam, and with the fresh pomi seeds on the top. Wow, looks nice. चलें जी, आप अपना काम शुरू करें, मैं आपसे ऑन एंड ऑफ पूछती भी रहूंगी। अभी हम जाते हैं जी अपने सेगमेंट की जानिब। आपको पता है दरख्त लगाने के हवाले से हम हमेशा कहते हैं कि दरख्त लगाना बड़ा ज़रूरी है, और जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो इसमें हमारे लाहौर शहर की अगर मैं बात करूँ, बहुत पुराने दरख्त मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। समटाइम्स उन दरख्तों को काट दिया जाता है, लेकिन आज किसी हम दरख्त के काटने के हवाले से नहीं, बल्कि उसको रिस्टोर और प्रिजर्व करने के हवाले से बात करें जी। 100 साल पुराना दरख्त है लाहौर के अंदर, जिसको जल्लो पाक मुंतकिल कर दिया गया है टाउनशिप से। इस दरख्त के हवाले से इसकी निगहदाश्त कैसे हो रही है, ओवरऑल क्या किस तरह से इसको शिफ्ट किया गया है, हमें बता रही है नताशा रहमान इस रिपोर्ट में। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, जब किसी जानदार के जिस्म से कोई हिस्सा काट कर फेंक दिया जाता है तो वो दर्द से चीख उठता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम दरख्तों की बात करें तो वो भी जानदार हैं। अगर हम इन्हें काट कर फेंक देंगे तो उन्हें भी तकलीफ होगी। ये एक तनावर दरख्त है और कई साल पुराना दरख्त है।
इसकी शाखें भी बहुत बड़ी हैं। अगर हम इस दरख्त पर आड़ी चला देंगे, मशीनरी से इसको काट कर फेंक देंगे, तो चरिंद परिंद जो इसकी शाखों पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनका भी घर ख़राब होगा और हमारा माहौल भी ख़राब हो जाएगा। चूँकि ये एक तरफ कहा जाता है कि दरख्त ज़मीन के फेफड़ों का काम करता है और हमारी फ़िज़ाई आलूदगी को भी कम करता है। दरख्तों की कमी की वजह से माहौल भी ख़राब होता है। महकमा फ़ॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो महकमा फ़ॉरेस्ट ने एक अच्छा कदम उठाया है और कई सौ साल पुराना दरख्त रिप्लेस करने का उन्होंने सोचा है, क्योंकि एक इमारत बनाई जा रही है जहां पर 100 साल से ज़ायद बरगद के दरख्त को काटने का सोचा जा रहा था, लेकिन महकमा फ़ॉरेस्ट की वजह से उस दरख्त को जल्लो पार्क में मुंतकिल किया जा रहा है। क्योंकि पहले तो दरख्तों को काट कर फेंक दिया जाता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रुझान ये आ रहा है कि अगर कोई पुराना दरख्त किसी इमारत में या किसी कंस्ट्रक्शन के काम में रुकावट बनता है तो उसे एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है। दूसरी जगह दरख्त को कैसे लगाया जाता है, आइए आपको बताते हैं। महकमा जंगलात ने बरगद के दरख्त को टाउनशिप से जल्लो पार्क मुंतकिल करने में क्या कुछ किया है और कैसे इसको मुंतकिल किया, कितना खर्चा आया, क्या तमाम प्रोसेस था और कितना टाइम लगा, ये आपको बताते हैं। ये आप देख रही हैं कि ये बरगद का दरख्त है जो हमारे कल्चर का एक हिस्सा रहा है और ये एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लांट है और नेटिव प्लांट है। बहुत से मज़ाहब में इसकी बड़ी अहमियत है, जिस तरह से जैन मज़हब में, बुद्ध मज़हब में, सिख मज़हब में, इवन हमारे अगर आप देखें तो मुस्लिम जो हम हैं, हमारे जो सूफिया कराम थे, उनके अगर मज़ारात देखें तो वहाँ पे भी आपको ये बरगद और पीपल के दरख्त मिलते हैं। तो ये जो जगह जहाँ पे आप खड़ी हैं, ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जगह थी। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे उनका एक आप देख सकती हैं कि स्कूल बनने जा रहा है, ऑटिज़म स्कूल। तो उन्होंने कहा कि ये पौधा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में रुकावट डाल रहा है, या तो इसको ख़त्म कर दिया जाए या अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको रीलोकेट कर सकता है तो 120 साल पुराने दरख्त को हम बचा सकते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस इनिशिएटिव को, चैलेंज को कबूल किया और सेक्रेटरी फॉरेस्ट साहब की खुसूसी हदायत के ऊपर हम इसको पिछले 15 दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप देख सकती हैं कि इसकी जो ब्रांचेस मेन थी उनको हमने पहले रिमूव किया और उनको जल्लों में 1 एकड़ रकबे के ऊपर हमने प्लांट अप कर दिया, जो मुख्तस किया गया सिर्फ बरगद के दरख्त के लिए। और आज हम इसको यहाँ से रिलोकेट कर रहे हैं। ये यहाँ से तकरीबन 11 बजे हम ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे और इसको जल्लों में नया घर दे देंगे। हमारी कोशिश होगी कि ये 120 साल पुराना दरख्त हम बचाएंगे इंशाल्लाह ताला और इससे मज़ीद दरख्त परवान चढ़ाएंगे। पिछले 12 दिन से हम सिर्फ इस पौधे को बचाने के लिए कि जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करें तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो कि ये ज़ाया ना हो, तो हमने 12 दिन से इसके गिर्द गड्ढा खोदा, इसमें पानी दिया, इसकी जड़ों को सॉफ्ट किया, इसको इतना इनरिच किया वाटर के साथ कि अब जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी वो भी प्रॉपर केयर के साथ होगी। आप इसको देखिएगा कि इसकी जड़ों को भी रैप किया जाएगा कपड़े के अंदर, गीले कपड़े के अंदर, इसी तरह से इसकी ब्रांचेस को भी किया जाएगा। प्रॉपर तरीके से हम इसको मशीनरी की मदद के साथ इस तरह से लेके जाएंगे कि ये बिल्कुल भी डैमेज ना, और नई जगह पर इसके लिए ज़मीन तैयार है, खड्डा तैयार है, तो वहाँ पर इसको हम बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। एसटीओ जल्लो पार्क मोहम्मद माजिद खान साहब मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि कितना टाइम लगा था, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी इस दरख्त को यहाँ पर मुंतकिल करने के लिए और फिर इसको यहाँ पर लगाने में। सर बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, हम सुनते थे कि इंसान अपने घर शिफ्ट करते हैं, लेकिन अब दरख्तों को भी शिफ्ट करने का जो काम है वो शुरू हो चुका है और बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी और कैसे इसको यहाँ लगाया गया, कितने घंटे दरकार थे लगाने के लिए? जी मैम, ये बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया मैम। इसको जो मैडम सबसे पहले जो प्रॉब्लम पेश आई वो थी इसकी अपरूटिंग की। इट वाज अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क कि एक पूरे दरख्त को उसको बाउल समेत उसको मतलब गड़ा खोदना, फिर उसको निकालना और फिर निकालने के बाद फिर उसको एक बड़े से ट्रॉलर में शिफ्ट करना और फिर लाहौर जैसे गुंजान शहर में और फिर इस पूरे गुंजान शहर से इसको लेके आना इतनी ट्रैफिक में, फिर यहाँ पे आके इसको शिफ्ट करना, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस था। और इसमें तकरीबन हमारे पहले तो 12 दिन की हमारी पहले प्रोग्रेस इस पे चल रही थी, हम काम कर रहे थे, लेकिन जब ये अपरूट हो गया तो उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से कम 12 से 13 घंटे लगे थे हमें।
आफ्टर दैट हमने पहले से एक जो है इसकी डायामीटर हमने ले लिया हुआ था, इसका कुतर हमारे पास था कि कितना हमने इसका जो सॉइल हमने डग बनाना है। हमारा जो 35 फीट का जो हमारा इसका डायामीटर हमने लिया था, तो उसका फिर हमने एक मशीन जो एक्सकेवेटर मशीन हमने मंगवाई थी, उससे हमने इसका काम किया, जो है वो डग बनाया था उसका। अब फिर जो मशीन एक हमारे पास जो आई थी उसको बोलते हैं कि क्रेन टावर, वो सबसे हैवी वाला, जो पाकिस्तान में सबसे हैवी वाला क्रेन टावर जो हमने इसको यूज़ किया, बिकॉज इसको ट्रॉले से निकालना, फिर इसको रखना, रखने के बाद फिर इसको स्ट्रेट करना और स्ट्रेट तरीके से बड़े आराम से इसको जाके दोबारा से इंसर्ट करना, प्लांट करना, ये बहुत मुश्किल था। प्लांट करने के बाद फिर हमने इसको नीचे प्लांट करने से पहले हमने इसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स डाले थे, पत्तों वाली खाद डाली थी, ताकि इसको इसकी निगहदाश्त कर सकें। साथ साथ कितने दिन इसकी हिफाजत करनी और आपको पड़ेगी, कितना टाइम दरकार है? जी बिल्कुल, इसकी हिफाजत तो हमें कम से कम 5-6 माह इसकी प्रॉपर लुक आफ्टर, जैसे एक नर्सरी में बच्चों को रखते हैं प्रॉपर तरीके से इसको हमने जो है वो देखना है। अभी आप पीछे देख रहे हैं इसके मॉइस्चर, इसकी ब्रांचेस को जो एरिड रूट्स का मॉइस्चर भी दे रहे हैं। फिर हमने इसके देखा होगा आपने कि अर्दन पॉट्स रखे हुए हैं, इसको पानी भी थ्रू सीपेज के ज़रिए दिया जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हम इसको फ्लड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मनोवज़नी था जी, और अगर हम इसको एकदम से फ्लड कर देते हैं तो ये इट विल बी मे बी अल्लाह ना करे ये टिल्ट डाउन भी हो सकता था। ये बताइएगा, हमने देखा है कि इसकी जो शाखें हैं उनके ऊपर मखमल का कपड़ा लपेटा गया है, और ये भी हमें बताया गया कि हल्दी लगाई गई है। तो ये क्या बिल्कुल इंसानों की तरह ही, जैसे कहते हैं कि इंसान अगर ज़ख्मी हो जाता है या कोई ज़ख्म हो जाता है तो उस पर भी हल्दी लगाई जाती है, या फिर दूध और हल्दी मिक्स करके आप पी लें तो आपका ज़ख्म ठीक हो जाता है। तो ये तमाम वैसे ही है सारा कुछ? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसके पहले हमने ब्रांचेस जो थी, जो बड़ी ब्रांचेस, तो हमने उसको कट किया, और जब कट होने के बाद ज़ाहिर बात है उसको टर्माइट्स का अटैक ना हो जाए, कोई फंगल अटैक, कोई ऐसी बीमारी ना लग जाए, तो हमने इसको टर्मिसाइड्स भी साथ और हल्दी भी साथ लगा के ना इसको हमने लपेट दिया मखमल के कपड़े के साथ। कितने दिन और इसको लपेट के रखना? तकरीबन भाई 15-20 दिन तक हमें मज़ीद इसको लपेट के रखना पड़ेगा। तो फिर इसकी कंडीशन देखेंगे कि खुदा ना करे कि इस पर कोई डैमेज तो नहीं हुआ या कोई ऐसा कोई इस पर अटैक तो नहीं हुआ। कहते हैं कि 10 दरख्त हो तो एक एयर कंडीशनर का काम करता है। महकमे फॉरेस्ट की जानिब से बरगद के दरख्त को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल तो कर दिया गया है। जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होता है, रिहाइश पजीर होता है, तो वो भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। क्या इसी तरह जो बरगद का दरख्त मुंतकिल किया गया है जलो पार्क में, वो भी थोड़ा अपसेट हुआ है या नहीं हुआ? आइए आपको बताते हैं। देखिए, देखभाल तो इसके तकरीबन यहाँ पे 8-10 लोग डिप्यूट किए हुए मैंने, वो दिन रात मुझे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, साथ साथ देख रहे होते हैं। बात यह है कि इसको हम लोग क्यों सरवाइव करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि इसकी जो हमारी, देखिए किसी भी जंगल में बरगद का दरख्त एक रौनक होता है, एक वहाँ का एक शाहकार है। माहिरीन माहौलियात बताते हैं कि किसी मुल्क का 25% रकबा दरख्तों पर मुहित होना चाहिए, यानी कि दरख्त 25% होने चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में सिर्फ 5% रकबा ही दरख्तों पर मुहित है और दरख्त मौजूद हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। 2015-16 की अगर गूगल इमेजेस देखें और अगर 2023-24 की आप देखें तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है कि पाकिस्तान में जो दरपेश मसाइल में एनवायरनमेंट के जो पोल्यूशन की वजह से वो स्मोक का है। स्मोक बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, तो इस वजह से मैं तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं, कम से कम जो है ना अपनी माँ के नाम का लाजमी पौधा लगाएं। दरख्त चाहे खुद रू हो या फिर इंसानों के लगाए हुए हों, ये हमारे लिए कुदरत का एक अजीम तोहफा है। लिहाजा हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि माहौल बेहतर हो सके और फ़िज़ाई आलूदगी कम हो सके। हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आए। आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर बैठी हूँ किचन के काउंटर के इस तरफ, कितनी ज़बरदस्त मुझे खुशबू आ रही है।
खाना ऑलमोस्ट एक डिश रेडी हो गई, क्योंकि आज हम 2 डिशेस बना रहे हैं। तो उस्मान साहब मुझे बताइए, जो इतनी अच्छी आपने खुशबू यहाँ पूरे सेट पे फैलाई है, क्या चीज़ बन गई है और क्या बन गई है? जी, जैसे कि आपको बताया था, हम एज ए स्टार्टर ग्रिल हलूमी दे रहे हैं। तो उसकी हलूमी ऑलरेडी ग्रिल हो चुकी है और फिग भी। अब हम प्लेटिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त। आप साथ साथ दिखाते भी रहे और एक्सप्लेन भी करते रहें कि आप क्या क्या इसकी, अब क्योंकि मुझे लगता है कि शेफ़ की सबसे टेस्ट तो अपनी जगह, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होती है ना खाने की, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और अभी ये कुछ प्रेजेंटेशन के लिए चीज़ें कर रहे थे, मैंने इनको रोका, मैंने कहा जब हम लाइव आएंगे मैं चाहूँगी आप तब दिखाएं, तो आप साथ साथ प्लीज़ बताते भी रहें और हमें प्रेजेंटेशन पे आप जो जो चीज़ें लगा रहे हैं वो भी दिखाएं। श्योर जी, ये ग्रिल हलूमी है। ठीक है, हम इसको प्लेटिंग में एज ए सीक्वेंस लगाएंगे 4 पीस। ओके, मुझे उस्मान से आप ये बताएं, आप इतने सालों से एज ए शेफ काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, लोग खाने की शक्ल देखकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है खुश शक्ल खाना हो तो बंदे का खाने का भी दिल करता है, ऐसा होता है? जी ऐसा ही है, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें एज ए शेफ कुलिनरी में प्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा इसमें की जाती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, कहते हैं कि भी जब देखने को अच्छा लगेगा तो खाने को भी अच्छा लगेगा। जबरदस्त। ये आपने इस पे क्या? ये फिग जैम लगाया हमने। फिग जैम, ओके। फिग जैम ये होममेड है। ठीक है, होममेड जैम है। यस, दैट्स अमेजिंग। ओके, अभी ये ग्रिल फिग है, ये लगाएंगे हम इस पे। ओके, मुझे भी दूर से थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है जो मैं साथ साथ कैमरे में देख रही हूँ। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताएं कि ऑब्वियसली खाना या नाश्ता जो होता है उसका हेल्दी होना भी बड़ा ज़रूरी है। इसमें आप न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से बताएं कितना हेल्दी ये ब्रेकफास्ट है? देखें जी, ये जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं मेडिटेरियन फूड, ऑलमोस्ट ये हेल्दी फूड है। ऑलमोस्ट ये हेल्दी फूड है, तो इसमें जो भी ये चीज़ें मोस्टली हेल्दी हैं। जो भी ये हलूमी, इट्स वेरी हेल्दी। ओके, ग्रिल हलूमी, इसके साथ फिग जो है, फिग आपको बताइए, इट्स वेरी हेल्दी। इट्स वेरी हेल्दी एज वेल, राइट। अच्छा, इसके साथ हमने ये फिग जैम और ग्रिल फिग लगाई है। उसके ऊपर कुछ पिक हर्ब्स लगा रहे हैं, जिसमें बेसिल्स हैं, मिंट लीव्स हैं। बेसिल लीव्स, मिंट लीव्स, ये सब वो इस पर ऐड करें। देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये पोमी मेलाइसिस है। ओके, पोमी की सॉस है, इसके ऊपर हम ड्रिजल करेंगे। ज़बरदस्त। और ये आपका रेस्टोरेंट स्टाइल, यस, विद गुड प्रेजेंटेशन, एंड आई एम श्योर कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, जो कि मैं भी थोड़ी देर में जाके ट्राई करूंगी। ऑन द टॉप। ओह वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपकी एक्सपर्टीज, जैसे आप हर तरह का खाना बनाते होंगे, लेकिन आपको लगता है कि आपका ये जो कुजीन है आपकी बेस्ट कुजीन है? यस ऑफ कोर्स। ये मेडिटेरियन फूड है, जितना भी उसमें कॉन्टिनेंटल में भी आता है, ये कॉन्टिनेंटल मेरी स्पेशलिटी है। जो कि मैंने 2006 से पल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर से स्टार्ट किया था अपना कैरियर। ओह अच्छा, स्टार्ट भी आपने यहीं से किया? यहीं से किया। ज़बरदस्त। तो आपको पर कॉन्टिनेंटल में जितने अच्छे खाने को मिलते हैं, इनके पीछे ये है। That's very interesting, ज़बरदस्त। ओके, ये रेडी है हमारी डिश। ओके, मैं ज़रा उठ के जाती हूँ और मैं ट्राई करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे जो इसका टेस्ट है वो कैसा है। मुझे उठने पे अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने अपनी टेबल के नीचे कितना मैस किया। ओह वाह, पहले मैं कैमरे में दिखाऊंगी। कौन से कैमरे में दिखाऊँ जी, मुझे बताएं? ये वाला? इसकी आप प्रेजेंटेशन देख लें कितनी ज़बरदस्त है। एंड आई विल हैव फोक, और इसके साथ भी हमें कुछ बन रहा है, प्लीज़ बताएं। जी, ये ब्रेस्ड लैम्ब शैंक है। ये स्लो कुकिंग मेथड है। अगर आप पैन में करना चाहते हैं तो इसके लिए एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, आपका फ्लेम बहुत कम होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जितनी स्लो कुकिंग मेथड चीज़ें होती है, ब्रेजिंग होती है, ब्रेजिंग मेथड है, तो वो एक अच्छी सॉफ्ट और उसके जो अरोमा और उसकी फ्रेशनेस वो बरकरार रहती है। और हमेशा ये कहते हैं कि हल्की आंच के ऊपर हमेशा खाना बहुत अच्छा बनता है, और ये आप एज ए शेफ रिकमेंड करते हैं कि घर में आपको हल्की आंच पे बनाना चाहिए खाना? ज़रूर। ये जो स्पेशली जो लैम है, बीफ है, इसको अब जब ब्रेजिंग करना है तो ये मोरक्कन स्टाइल में, इसमें मोरक्कन स्पाइसेस हैं। ओके, जिसमें क्यूमिन है, कोरिएंडर है, क्लोव्स हैं, ऑनियन है, टमाटो पेस्ट है। और ये अगर घर में कुक करना चाहते हैं तो ये ऑलमोस्ट 3 आवर्स इन स्लो कुकिंग। ओके, 3 आवर्स, इट्स अ लॉन्ग टाइम।
यानी आप रख के भूल जाए ये वाला चाय रख के भूल जाए 3 अगर घंटे। कुछ आपके अगर जैसा जलना नहीं चाहिए, ये याद रखना है कि आपने जैसा कि खाना आपके रखा है। गेस्ट आ गए, आपको बहुत जल्दी चाहिए या। तो आप घरों में प्रेशर कुकर भी प्रेशर यूज कुकर, कर लेकिन आपको लगता है प्रेशर कुकर में टेस्ट आता नो नहीं? आई एम नॉट। हाँ, वो एज अ शेफ वो बता रहे स्लो कुकिंग वाला काम आपका ज्यादा जी, मेहनत ऐसे ही। करनी है। अगर आपको मजेदार खाना चाहिए प्लीज अब ये मुझे टिश्यू पास कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, मैं अब ये खाना भी टेस्ट कर लेती हूँ साथ से, और मुझे ओके परफेक्ट, आई विल ट्राई फिग एंड देन दिस। ओके, मेक सेंस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप नॉर्मली जब इस तरह के हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट होती है इन जनरल जब वो ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है जो आप समझते हैं कि लोगों को होता है कि हम खाएं? देखिए जी, स्पेशली तो होता है मॉर्निंग में फ्रूट्स, सीरियल्स और हेल्दी चीज़ें जो हैं सैलड्स। ओके, और नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादातर हमारे यहाँ एग वगैरह, ऑमलेट्स, या। पराठा, हलवा पूरी, बिल्कुल ठीक है। निहारी, ये चीज़ें तो ज़्यादा। हमने पीसी में वैसे नॉर्मली देखा है कि बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं और उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ बहुत हेल्दी खाते हैं, हमारे देसी आते हैं तो उनको हर तरह के नाश्ते चाहिए होते हैं। तो क्या आप लोगों का ओवरऑल वहाँ पे स्ट्रक्चर है जब आपको इस तरह से फॉरेनर्स को जो वेलकम करते हैं? देखिए जी, हमारे पास बुफे में काफ़ी ऑप्शंस हाँ। होती हैं, जिसमें हमने सबको साथ लेके मेन्यू एक डिसाइड किया होता है, जिसमें कॉन्टिनेंटल फूड भी होता है, जिसमें चाइनीज़ हैं तो चाइनीज़ के लिए चाइनीज़ फूड होता है। तो जैसी जैसी जितनी भी रिक्वायरमेंट है ओवरऑल द वर्ल्ड, सो एवरीथिंग इज़ इन द बुफे। ये बहुत अच्छा है। ये आपको नाश्ते में हेल्दी चीज़ अगर खाने को चाहिए तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, और मेरी टीम इंतज़ार करी होगी कि उनको भी टेस्ट करने को। उनका अच्छा है तो आपके लिए मैं बचा के रख रही हूँ, वरना मैं खा लेती। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी कंटिन्यू रखें डिश को। मीनवाइल मैंने एक ब्रेक लेनी है, जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो हम इनके साथ जो स्लो कुकिंग पे ये जो खाना बन रहा है ना हल्की आंच के ऊपर, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी हो रहा है और इसकी स्मेल बहुत, इसका अरोमा बहुत अच्छा है। हम इसकी रेसिपी भी पूछेंगे, और जो बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे हैं, हम दोबारा से आपके देखने वालों के लिए भी इस रेसिपी को मैं चाहूँगी उस्मान साहब प्लीज़ रिपीट कर दें जो भी मैंने खाया है, इसकी एग्जैक्ट डिश का नाम और इस रेसिपी में क्या क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं वो ज़रा हमारे देखने वालों को बताएँ। अच्छा, ये सेपरेट ग्रिल हलूमी है, और इसके साथ हम सर्व करते हैं फिग जैम, ग्रिल फिग, पोमी मोलाइसिस, ऑन द टॉप पोमी सीड्स। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। चलिए जी, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अपने किचन का भी रुख करेंगे और कुछ म्यूजिकल आज हमारा शो होने वाला है, इस हवाले से बताएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। रातें मेरी कटी लेकर यादें तेरी, रातें मेरी कटी मुझसे बातें तेरी करती हैं चांदनी, तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं, तन्हा बदन तन्हा है रूह, नम मेरी आंखें रहे, आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया। वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद असजद लोधी, एक सिंगर हैं। आप उनको सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, मुख्तलिफ कवर्स को गाते हैं। इनको शौक़ हमेशा से था सिंगिंग का, लेकिन बीच में उन्होंने अपनी पढ़ाई की वजह से उसको थोड़ी ब्रेक दी। अब दोबारा से अपने इस पैशन को परसू करें। वेलकम।
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। अजय मुझे बताएं अपने बारे में, कब से सिंगिंग कर रहे हैं? ब्रेक लिया था, ब्रेक के बाद कब से दोबारा एक्टिव हुए हैं आप? अच्छा, आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट सिंगिंग बचपन से, बट पढ़ाई की वजह से एंड ऑब्वियसली आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो उसकी वजह से उसको परसू मैं नहीं कर सका। लेकिन फ्रॉम द पास्ट आई गेस 4 years ओके। आई स्टार्टेड प्लेइंग गिटार एंड आई ट्राइड टू सिंग एज वेल। तो मुझे बताएं, अब बाकायदे तौर पे कभी किसी से सीखने की कोशिश की या सीखा, या आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो और अपने इस पैशन? अच्छा, नॉट सो रियली, सीखने का कभी टाइम ही नहीं मिला। ओके। ज़िंदगी में इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि क्या ऐसा कर रहे थे आप? मुझे अच्छा, मैं जो है ना बेसिकली मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो फाइनेंस है। ओके। आई वाज परसुइंग CA। ओके ओके ओके, वो तो बड़ी मुश्किल पढ़ाई है। आई गेट इट। तो आई एम अ पार्टली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड पार्टली क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज वेल। ओके। तो बस उसको आप लोग हाँ आप ज़्यादा कर रहे थे, ठीक हो गया। तो अभी आपने जब डिजिटल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करना शुरू किया अपनी रील्स को, अपनी म्यूज़िक को, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी? अच्छा, शुरू में तो ऑब्वियसली हमारा जो सोशल मीडिया उसका एल्गोरिथम कुछ ऐसा होता है कि शुरू में आपको व्यूज़ और रिस्पांस नहीं मिलता वैसा, लेकिन इफ़ आप कंसिस्टेंट रहो तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी एंड इट गॉट 1,27,000 व्यूज़। ओह नाइस। इट वाज जस्ट अ 15 सेकंड क्लिप, बट उस पे बहुत अच्छा रिस्पांस था, तो वहाँ से मैंने सोचा कि क्यों ना इसको दोबारा परसू किया जाए। हाँ जी। लवली। आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे किचन में भी इस वक्त तैयारी जोरों शोर से जारी है। क्या बन रहा है जी उस्मान साहब? बिल्कुल मुझे लग रहा है बनने के करीब करीब है, हमारे पास टाइम कम है, हम चाहेंगे कि आप साथ साथ बता भी दें। ऑलमोस्ट डन है जी। ये हमारे पास क्रीमी मैश पोटैटो है। ओके। जो कि ये हमारे पास जो लैम्ब शैंक रेडी हो रहा था, ऑलमोस्ट डन है ये भी, और इसके साथ सर्व होगा। ठीक हो गया। लैम्ब शैंक के साथ आपको क्रीमी पोटैटो जो है वो भी सर्विंग में मिलेगा। ये साथ साथ बन रहा है, इसकी कैमरा सारी प्रेजेंटेशन को कैप्चर करेगा। चूँकि अजद हमारे साथ मौजूद है, अजद कुछ और सुनाए हमें। ज़रूर। मेरी ये आँखों में तो देखो, तेरी अधूरी सी वफा मांगू मैं मांगू और ना। मेरी ये आँखों में तो देखो, देखो देखो कैसी खींची लकीरें, चाहे भी दिल तो भी न जीते, मैं इस दौर से नहीं। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की, बातें सभी देखूं जहाँ भी, मैं
इस दौड़ में नहीं। वेरी नाइस। तो अशरफ मुझे ये बताएं कि यंग सिंगर्स में से पाकिस्तान में किसको ज़्यादा सुनते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं उनके म्यूज़िक से? फ्रॉम द पाकिस्तानी म्यूज़िक आई लव असफर हुसैन, असफर हुसैन, बैंड बयान। या ही इज़ अमेजिंग। उनके बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि बंदा रात को जब अकेला बैठा हुआ होता है तो दिल करता है सुनने का, जस्ट लाइक महरम। महरम या तू महरम ना। और इसके अलावा कभी अगर कुछ जो ना वाइब करने का मूड हो तो आई यूज्ड टू चूज़ आतिफ असलम्स ओल्ड सॉन्ग्स, जस्ट लाइक हम किस गली जा रहे हैं, दूरी, आदत टाइप या। और उसके अलावा कभी किसी पे क्रश आ जाए तो पसंद आ जाए तो दर्शन रावल के गाने बड़े अच्छे हैं। ओके। तो इस तरह का म्यूज़िक मुझे पसंद है। मोस्टली लोगों को क्लासिक म्यूज़िक का शौक होता है सुनने का, लेकिन जो है क्या कहते हैं, मेरा इतना रुझान नहीं है क्लासिक की तरफ। ठीक हो गया। म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, साउंड अच्छी होनी चाहिए, गाने में मजा आए, सुनने में मजा आए। हाँ, सुनने में। और मुझे लगता है अच्छा गाने के लिए आपको अच्छा लिसनर होना बड़ा ज़रूरी है और बड़ा कीन ऑब्जर्वर भी होना चाहिए। मैं इन पे आपसे गाना सुनूंगी, लेकिन उससे पहले खाना रेडी हो गया। इसकी ज़रा शक्ल दिखाए, क्या जी इसकी प्रेजेंटेशन क्या है? मैं इधर देखती हूँ क्योंकि कैमरा मेरा उस पर कैप्चर कर रहा है। तो बताएं जी, कैसा आपने इसको बिल्कुल प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं उस्मान साहब? ऑन द बेस क्रीमी मैश पोटैटो जो हमने रेडी किए थे, उसके ऊपर ये लैम शैंक है, सो ब्लेस, एंड ये होममेड गार्लिक चिप्स हैं ऑन द टॉप, एंड कॉन्फी टोमेटो एंड विद सम ऑफ हर्ब्स। ओह वाओ, ये इतना खुश शक्ल खाना है, ज़बरदस्त लग रहा है। इसको ट्राई भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। नफीस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, उस्मान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। ये पर कॉन्टिनेंटल पीसी से हमारे बेहतरीन शेफ़ मौजूद थे हमारे साथ आज हमारे किचन में, इन्होंने एक रौनक लगाई और आपको मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगी। और मैं इन द एंड आपसे कोई मैसेज लूँगी और आपके गाने पर क्लोजिंग करूँगी। कुछ भी कहना चाहे, बहुत सारे लोग जो आपको जानते भी हैं, जो भी आपको जानना चाहते हैं और आपको भी फॉलो करेंगे आपके म्यूज़िक पे, क्या कहेंगे उन्हें? अच्छा, व्हाट आई बिलीव कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है एंड आप उसको, आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको मार दें किसी के लिए बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस। आप उसको मार नहीं सकते और मारना नहीं चाहिए। अगर आपका किसी भी बारे में आप अगर पैशनेट हैं, इफ़ इट्स कुकिंग, इट्स म्यूजिक या पोइट्री, आर्ट, एनीथिंग, you should pursue it and at some point of your life आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जो आप कितने सालों पहले सोच के बैठे थे। इंशाल्लाह आप भी पहुंचेंगे इस पर, हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ है। अच्छा जी अजद, मुझे अब इस हवाले से चूंकि हमारा शो बिल्कुल खत्म हो रहा है, हम क्लोजिंग करते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, लेकिन जाते जाते आपके गाने पे हम करेंगे। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है। धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे है राहते, तुझसे है चाहते। ये दूरियां जीने ना, हाल मेरा तुझे ना पता। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भूल जा। ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भी जा, आ